Hello students, myself Anand sir from Kota, Rajasthan, your physics mentor. बच्चों पिछली वीडियो में हमने बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया था, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ करके कंप्लीट कर दिया था। आगे लॉग ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जहाँ पर ये आते जाएंगे वहीं पर इसे डिटेल में हम देखते हुए चलेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। बहुत सारे बच्चे पिछले कई वीडियो से देख रहे होंगे कि फिजिक्स कब स्टार्ट होगा, वेक्टर कब स्टार्ट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। पहले समझने की कोशिश करते हैं वेक्टर क्या होता है। चलिए, वेक्टर समझने के पहले एक टर्म समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब वो क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को सेटिस्फाई करता है, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जैसे कि बात करते हैं हम लेंथ क्या करते हैं? लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ क्या है? इसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे जिसमें स्पीडोमीटर से मेजर करें या किसी भी डिवाइस से या किसी भी मेथड से मेजर करें, हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वेट को हम मेजर कर सकते हैं, m/g इज वेट, तो हम ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इट सेटिस्फाई द लॉज ऑफ फिजिक्स, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लिखते हैं दैट क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, ठीक है। that quantity which can be measured directly or indirectly and it satisfy the laws of फिजिक्स, ठीक है। और ये क्या करता है? लॉ ऑफ फिजिक्स के लॉ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी होते कितने टाइप के। फिजिकल क्वांटिटी को मेनली हम 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर जो हमें पढ़ना है। तो हम तीनों को समझने का कोशिश करेंगे। पहले फर्स्ट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने टाइप में डिफ्रेंशिएट किया है? फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर एंड थर्ड इज टेंसर। तो तीनों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट स्केलर देखते हैं, देन वेक्टर, देन टेंसर। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी बच्चों वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मास 5 kg, मास के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमने उसके मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। बोला कि ये मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है? 10 ग्राम का है, तो ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया, इसका मास कि 10 ग्राम ही है। लेकिन हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। तो किस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है? ये इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, राइट साइड में खींचा जा रहा है, या लेफ्ट साइड में खींचा जा रहा है, या बैक साइड में खींचा जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, किधर खींचा जा रहा है? 10 न्यूटन से। तो यहाँ पर फोर्स जो सिर्फ हम 10 न्यूटन अपन ने बोला, तो उससे फोर्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ इसे डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए
कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी इसे देना पड़ रहा है और साथ ही साथ इसे हमें क्या देना पड़ रहा है, इसे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ रहा है। लेकिन ये 10 ग्राम जब हमने बताया था, 10 ग्राम या 20 ग्राम इसका मास है, तो उस मास को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला और वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। तो समझ में आ रहा है कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दे देते हैं और वो कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं, और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देते हैं, तब जा कर के वो डिफाइन होते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन होते हैं, उनका क्लियर पता चलता है। तो हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी which having only magnitude is called a scalar quantity। इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल में आता है आपका मास, डिस्टेंस, स्पीड, etc, ठीक है। ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो यहीं से हम डिफाइन करेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी? नो, इट्स इनकम्प्लीट डेफिनेशन। हम कहेंगे सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जाने से वो वेक्टर नहीं होता है, साथ ही साथ उसे कुछ बाउंडेशंस भी होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। बाउंडेशंस यानी कि रूल, ठीक है। तो इसमें 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक, द क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ क्या डायरेक्शन होता है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही साथ वो क्या करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। जब ये 3 चीजें कंप्लीट करता है तब जाकर के कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर, या तो वेक्टर लॉज को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखना चाहें तो वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude as well as direction and it
and it satisfy the laws of vector addition, लॉज ऑफ वेक्टर में एडिशन भी आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा, एंड इट सेटिस्फाइज द वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, etc. क्या हो गया? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो हम अभी तक वेक्टर क्वांटिटी भी समझ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या। अब तीसरा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे ही हम वेक्टर कहते हैं। हाँ, आपने पढ़ा है, मैं जानता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब मैं अपना डेफिनेशन लिखा तो वहाँ पर हमने लिख दिया कि वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया बच्चों? देखिए, कभी बार कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ ये दो बाउंडेशन दे करके हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते वेक्टर को। उसके साथ में हमें एक बाउंडेशन देना पड़ेगा कि वेक्टर के लॉ को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि आप लोग 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो क्या करता है? वेक्टर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसलिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। आप जैसे पढ़े होंगे करंट, 10th क्लास में करंट को नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी बता दिया जाता है, लेकिन स्केलर कहाँ है? करंट के पास तो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट मूव करता है, फ्लो करता है, तो करंट के पास तो डायरेक्शन है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्केलर है? हाँ, नहीं कह सकते हैं स्केलर है। लेकिन उसके पास जो है वो करंट हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो वेक्टर लॉ के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो आगे पता चल जाएगा कैसे फॉलो नहीं करता। तो उन सारी क्वांटिटी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो बच्चों, उन सारी क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वो सिंपल स्केलर लॉ को फॉलो करता है, तो उस क्वांटिटी को हम टेंसर में रखेंगे, टेंसर क्वांटिटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा एक डेफिनेशन है वो है टेंसर क्वांटिटी का। टेंसर क्वांटिटी लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude as well as direction but it follow simple scalar addition, but it follows simple scalar rule. Simple scalar
एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सिंपल, ये वेक्टर को फॉलो ना करके स्केलर को फॉलो करता है, स्केलर रूल को। जैसे 2 + 3 = 5, स्केलर में सिंपली हम बोल सकते हैं 2 + 3 = 5, लेकिन हम वेक्टर में नहीं कह सकते 2 + 3 = 5। 2 + 3 5 भी हो सकता है और 2 + 3 √13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 2 + 3 वेक्टर के केस में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका, मैंने भी बताया, करंट। दूसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा हो गया स्ट्रेस, एक्सेट्रा। यहाँ पर हमने तीनों क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि मास, डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। थर्ड आता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये सिंपल स्केलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। और टेंसर क्वांटिटी हो गया करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, etc। और ये फिजिकल क्वांटिटी हम बार बार बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ ये लॉ, वेक्टर लॉ को सेटिस्फाई करता है, सॉरी, ये लॉ ऑफ फिजिक्स के लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और इसे हम इसे अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, मास, वेट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, कोई भी क्वांटिटी जो आप फिजिक्स में पढ़ने के लिए जा रहे हो, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में आएगी। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए और अब हम वेक्टर में आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया फर्स्ट में टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं हम, लेकिन बच्चों हमें क्या पढ़ना है? हमने तीनों टाइप के क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े, लेकिन हमें मेनली क्या पढ़ना है? वेक्टर। इस चैप्टर में हम कंप्लीटली वेक्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, वेक्टर क्या है पता? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। यानी कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड एरो हेड ओवर इट। लिखते हैं ए वेक्टर क्वांटिटी can be represented by a straight line। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। एरो हेड ओवर इट, इसके ऊपर क्या देते हैं? एरो हेड। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन और एरो हेड, तो यहाँ पर क्या आता है? जो लाइन का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
जो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये लेंथ ऑफ लाइन, ये जो लेंथ ऑफ लाइन जो है वो क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लाइन जो रहता है रिप्रेजेंट किसे करता है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो हेड है ये किससे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेंथ जो हम स्ट्रेट लाइन और एरो हेड ओवर इट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ रहता है, ये जो लेंथ ऑफ लाइन जो रहता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो हेड रहता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हमें देखना है, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है एक वेलोसिटी है, हमें रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो भाई अब 40 किलोमीटर पर आवर हम एरो हेड 40 किलोमीटर का तो नहीं बनाएंगे। अगर हम 40 किलोमीटर का बनाने जाते तो भाई मेरा बोर्ड ये तो मुश्किल से मीटर है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ इंडिया है, नीचे में साउथ वाला है, साउथ इंडिया। तो देखो 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे जिसमें हम 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्केल लेंगे, एक स्केल लेंगे अपनी मर्जी से, जिसमें 10 किलोमीटर पर आवर को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किए। उसके बाद देखिए ये हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, कितना रिप्रेजेंट कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने एक और ड्रॉ किया, तो अब क्या हो गया, 10 और 10 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। लो हो गया ना, 40 किलोमीटर पर आवर हमने लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया। और डायरेक्शन किधर देना, ईस्ट डायरेक्शन में, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर ये लेंथ जो है, यहां पर जो लेंथ जो है हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड, और एरो हेड जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर, डायरेक्शन। ये समझना है बेसिकली। यानी अब हम यहां तक हमारे पास इस आइडिया तक आ चुके हैं कि वेक्टर को क्या हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है यहां तक पहुंच चुका। अब ये देखिए यहां पर एक चीज और बताता हूं, ये टेल, ये जो एरो का जो टेल होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल पॉइंट को। इनिशियल पॉइंट को। और जो एरो हेड, ये जो हेड होता है, हेड होता है वो फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल पॉइंट जहां पर हमारा ये जो लेंथ ये खत्म होता है उसे फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल से इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, ये सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, एरो हेड होता है। स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एरो हेड होता है, और जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, और एरो हेड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे अब देखते हैं इन सिंपलर नोटेशन, in simpler notation vector quantity is represented by जैसे कि मैं बता, जैसे कि फोर्स वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है, फोर्स
फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, फोर्स वेक्टर है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स का हम क्या करेंगे, फर्स्ट का एक कैपिटल लेटर लिखेंगे, तो उसके ऊपर या तो एरो दे देंगे, या तो ये जो कैपिटल लेटर रहेगा वो क्या है, ये फोर्स का जो एफ रहेगा उसे हम काफ़ी बोल्ड लिख देंगे। तो इससे क्या हो गया, फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एस लिख के उसके ऊपर एरो दे देंगे, या तो एस को हम क्या करेंगे, बोल्ड लिखेंगे। एस को क्या करेंगे, हम बोल्ड लिखेंगे। जैसे हमें वेलोसिटी वेक्टर को लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या करेंगे, वी लिखे सिंपल, उसके ऊपर एरो दे दिए, और या नहीं तो हम क्या करेंगे, एक बोल्ड वी लिखेंगे, बोल्ड वी लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये नॉर्मली हम फॉरेन राइटर के बुक्स में इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपना जो नोट्स बनेगा आप लोग जो अपने लिखिएगा उसमें सिंपल फोर्स के कैपिटल लेटर लिख करके उसके ऊपर एरो दे दिए। कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लिखना है, उस क्वांटिटी का एक नोटेशन लिखिए, एक लेटर, उसके ऊपर हम एरो दे देंगे, और इसी तरह से हम फोर्स को, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना अच्छी तरह से आ चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, बिना समय गवाए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप बहुत सारे वेक्टर, मतलब अलग अलग टाइप के वेक्टर हमें पढ़ने हैं, अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन जानना है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होगा आगे के टॉपिक्स में, फिजिक्स में। जैसे हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं, लाइक वेक्टर होते हैं, अनलाइक वेक्टर होते हैं, नेगेटिव वेक्टर होते हैं, मॉड्यूलस वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, जीरो वेक्टर होते हैं, कोप्लैनर वेक्टर होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर होते हैं, कोटर्मिनल वेक्टर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होते हैं। उनमें से हम कुछ एक का डेफिनेशन जैसे जैसे आगे आते जाएगा वैसे वैसे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल वेक्टर। हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। अब बच्चों एक बात बताइए, आप लोग ही बताएंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये वेक्टर में होता क्या क्या होता है। तो भाई आप बोलोगे सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैं बोलूंगा सही बात है भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम बच्चों को बोलेंगे बच्चों एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो आप लोग सोचेंगे सर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा। हम बोलेंगे और बच्चों डायरेक्शन, तो बोला हाँ सर वो भी बराबर होना पड़ेगा। यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर दो थैला है, दो थैले में बोल दिया जाएगा आपको बराबर चावल आनी है, तो एक थैले में आप 5 kg चावल डाल दिएगा, दूसरा में उसके बराबर कब होगा, जब उसमें भी 5 kg का चावल 5 kg चावल रहेगा। तो देखिए अब हम जो मास जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड मिला दिया तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और हमारे पास डायरेक्शन दोनों होता है, तो इक्वल कहने के लिए वहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं दो वेक्टर जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, तो लिखे टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर said to be equal two vectors said to be equal if both have same magnitude and डायरेक्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने लिखा 40 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो और अब बी वेक्टर है
तो बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल कब होगा, जब बी वेक्टर की भी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं लेंथ कि ये भी क्या होगी 40 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तभी होगा इक्वल 40 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का 40 मीटर और डायरेक्शन भी हमारा क्या है दोनों का सेम है, तब अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, समझ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन और यहाँ अगर यहाँ पर हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है, साउथ डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट के अलावा कोई भी डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर हो जाता। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो एक बात बताइए ये लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मीटर को, और एरो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, तो हमारा बी वेक्टर भी क्या आ जाएगा, तो हमारा बी वेक्टर भी इसके पैरेलल रहेगा और सेम डायरेक्शन में रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर में दोनों लाइंस जो वेक्टर के दोनों लाइन रहते हैं एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट हो गया इक्वल वेक्टर। अब आगे देखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए, तुरंत आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सेकेंड वन इज लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या होता है, लाइक मतलब एक तरह का वेक्टर, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा हो, ठीक है। लाइक वेक्टर में क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन जो है सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, यानी कि अगर सेम हो गया तो अच्छी बात है और नहीं भी सेम हुआ तब भी वो क्या रहेगा, लाइक वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड may or may not be same, may or may not be same मैग्नीट्यूड, और ये बट डायरेक्शन जो रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम, यानी दोनों वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखो, अगर डायरेक्शन तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर और ये क्या हो गया बी वेक्टर, तो अब देखिए डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, ए वेक्टर का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का कम मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा यहाँ पर भी क्या होगा 0 डिग्री। अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है, ठीक है। देखिए सॉरी, इक्वल वेक्टर जो है वो लाइक वेक्टर हो सकता है, सारे इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होंगे, लेकिन ऑल लाइक वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, ठीक है। जो दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है तो कॉन्फिडेंस में रहिए कि वो लाइक वेक्टर हैं, क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है। भैया लाइक में तो एक ही चीज हमें बाउंडेड कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन ही बाउंडेड कर रहा है, सेम रहना है, मैग्नीट्यूड तो बाउंडेड ही नहीं कर रहा है, और इक्वल वेक्टर तो दोनों बाउंडेड करके बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ध्यान रखने वाली कि जो इक्वल वेक्टर है वो लाइक वेक्टर हो सकता है, लेकिन ऑल सारे लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं। यहां पर एक नोट लिख देता हूं, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर, all equal vectors are like vector, but all like vectors are not equal vector, but vice versa are not true. are not true, ठीक है। ये लाइक वेक्टर हो गया। सेकंड हम देखते हैं
सेकंड हमारा आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, बोथ आर अपोजिट विद ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो अनलाइक वेक्टर में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट। दो वेक्टर अनलाइक तब होंगे जब डायरेक्शन उनका क्या रहेगा, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए अपोजिट यानी अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो बी अनलाइक वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर, थर्ड डेफिनेशन। चलिए लाइक, अभी तक हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, इक्वल वेक्टर पढ़ चुके हैं, लाइक वेक्टर पढ़ चुके हैं, अनलाइक वेक्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वेक्टर, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आ गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट रहता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। यानी यहाँ से देखिए नेगेटिव वेक्टर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। डायरेक्शन अपोजिट यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये ए वेक्टर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि देखिए ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर, बट ऑल अनलाइक वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि अनलाइक वेक्टर में ओनली वन बाउंडेशन, डायरेक्शन अपोजिट, बट इन नेगेटिव वेक्टर टू बाउंडेशन, डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो हम यहां पर नोट लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव वेक्टर, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स are unlike vector, unlike vector, but vice versa are not true, are not true। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। एक चीज और बताता हूँ, अनलाइक वेक्टर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो अनलाइक वेक्टर आल्सो नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। Unlike vector is also known as anti-parallel vector। ओके, और लाइक वेक्टर, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइक वेक्टर आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर। चलिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इक्वल वेक्टर पढ़ चुके हैं, लाइक वेक्टर पढ़ चुके हैं, अनलाइक वेक्टर पढ़ चुके हैं और नेगेटिव वेक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।